गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहले अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि नीट 2017 का हम केमिस्ट्री का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक, तो हम लोग आज सॉल्व करेंगे नीट 2017 का केमिस्ट्री का पेपर और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर आया है और जितने भी नीट के अभी तक एग्जाम हुए हैं सबके सब आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए और एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना भी चाहिए। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द मोस्ट सुइटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन 1:1 मिक्सचर। किसका मिक्सचर है ये? 1:1 मिक्सचर है आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखिए आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो सबसे पहले हम लोग आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बना ले। देख लीजिएगा, पहले हमने बनाया फिनॉल, ये है फिनॉल अगर आप देखें, और आर्थो पोजीशन पे हम नाइट्रो ग्रुप लगा दें और पैरा पोजीशन पे हम नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं। पहले फिनॉल बना ले और पैरा पोजीशन पे हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब इनका हम सेपरेशन कैसे करते हैं, तो एनसीईआरटी में हम लोग जब फिनॉल पढ़ते हैं वहां पे ये दिया गया है, ये लाइन, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द आर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। क्या लिखा हुआ है? स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। तो आंसर आपका हो जाएगा स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। सो आंसर इज फर्स्ट इज करेक्ट वन। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ये आर्थो और पैरा, ये स्टीम डिस्टिलेशन मेथड है क्या। तो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड होता है आपका कि जो वाटर में सॉल्युबल ना हो ऐसे कंपोनेंट का हम सेपरेशन करते हैं। इसमें एक वाटर सॉल्युबल हो और एक वाटर सॉल्युबल ना हो, तो उसमें हम लोग स्टीम में सॉल्युबल होना चाहिए। तो जो स्टीम में सॉल्युबल होगा उसको हम लोग इस मेथड से सेपरेशन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के रखा गया है, दैट इज द स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। अब हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। सो आंसर हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिएगा प्लीज, नॉट करेक्ट की हम लोग बात करेंगे। नॉट करेक्ट क्या है? सबसे पहली बात, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है उसको मैं पढ़ लेता हूं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये आपका बायोमोलिक्यूल से आया हुआ क्वेश्चन है। और डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यूनिक 3 डायमेंशन और एटसेट्रा जो भी लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। व्हेन अ protein is native form the subjected to physical changes like change the temperature or chemical change like change in pH. Okay, the hydrogen bonds are disturbed. Okay, due to this globulus unfold and helix get uncoiled and protein losses। देखिए यहां से लाइन देख लीजिएगा प्लीज, ये लिखा है losses the biological activity। देख लीजिएगा क्या कह रहा, लॉसेस मतलब डीनेचुरेशन से बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोटीन की कम हो जाएगी। तो इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन, डीनेचुरेशन मेक्स द प्रोटीन मोर एक्टिव। बस यही तो गलत है। सो आंसर इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट वन। आंसर हो गया है आपका फर्स्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से, ये लाइन एनसीईआरटी है। तो अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग पहुंचते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है फॉलोइंग which is the product form when cyclohexanone undergo, क्या कह रहा है, aldol condensation। aldol condensation का जिक्र हम लोग जब पढ़ते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वहां पे मिलता है। और ये जो क्वेश्चन है अगर आप देखें तो एनसीईआरटी का जो 12th की एनसीईआरटी है, 12th की एनसीईआरटी का आपका 12वां चैप्टर है, 12वां चैप्टर है, यानी कि 12th का सेकेंड बुक का है। ये सेकेंड बुक का है, सेकेंड बुक एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है 12.7 एनसीईआरटी में दिया गया। और उसमें देखिए उसका ऑप्शन नंबर है फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है? साइक्लोहेक्सेनोन का एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू हमें रिएक्शन करना है। तो वही क्वेश्चन उठा के इन्होंने रख दिया है, साइक्लोहेक्सेनोन एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू। तो देख लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, देखिए क्वेश्चन में लिखा भी है एल्डोल कंडेंसेशन किसका करना है? साइक्लोहेक्सेनोन का करना है। यहां पर भी देख लीजिएगा साइक्लोहेक्सेनोन का एल्डोल कंडेंसेशन करना है। और इन्होंने लिख दिया फॉलोड बाय हीटिंग भी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है।
एल्डोन कंडेंसेशन हम लोग एल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं और कीटोन के लिए करते हैं और यहाँ पे डाइल्यूट NaOH का इस्तेमाल करते हैं। और जहां पे अल्फा हाइड्रोजन होता है एसिडिक, क्या बोला है, हाँ हमने बोला है कि जहां पे अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक फॉर्म में रहता है, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक फॉर्म में रहता है वहां पे ये रिएक्शन होता है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तो हम लोग करके देख लेते हैं कैसे करेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो देख लीजिए ले ले हम साइक्लोहेक्सेनॉल, ध्यान दीजिएगा प्लीज, एक ले लिया हमने साइक्लोहेक्सेनॉल और हमने दूसरा ले लिया साइक्लोहेक्सेनॉल। दो मॉलिक्यूल लेते हैं, अगर आप एल्डोन कंडेंसेशन पढ़े होंगे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया गया है। और यहाँ पे लेते क्या है, डाइल्यूट NaOH ले लिया भाई हमने, डाइल्यूट NaOH। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मान लीजिए ये है और ये भी अल्फा है, तो किसी एक से देखें तो यहाँ पे एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है कि ये वाला H+ निकलेगा और ये बॉन्ड इधर आएगा। तो H+ जैसे ही निकला यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ध्यान दीजिएगा प्लीज, बॉन्ड इधर आएगा, ब्रेक हुआ और जैसे ही यहाँ पे O- आया ये H निकल के यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये H यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस जो चार्ज आया, ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो इसके पास आ जाएगा। तो बनेगा कुछ ऐसा, अब देख लीजिएगा कुछ ऐसा बनेगा, OH इधर हो जाएगा, देखिए OH इधर हो जाएगा और यहां से ये जुड़ जाएगा, तो कुछ जुड़ेगा ऐसा और यहां पे कुछ इस टाइप से ये हो जाएगा। बोलो भाई अब यहां पे क्या है, हमें मालूम है एक H अभी भी बचा हुआ है, ठीक है अच्छी बात है, यहाँ पे एक H बचा हुआ है। अब क्या करेगा, इन्होंने कह दिया है फॉलोड बाय हीटिंग। अब हम इसको कर दें हीट कर दें, हीट करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, देखिएगा दो पॉसिबिलिटी, एक तो OH यहां से निकले और H यहां से निकले, एक पॉसिबिलिटी, दूसरा OH यहां से निकले और H यहां से निकले, ठीक। तो दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग बना के देख लेते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हमने बना के देख लिया, डबल बॉन्ड और कुछ इस टाइप से। दूसरा हमने OH यहां से निकाला, H यहां से निकाल दिया, तो अगला पॉसिबिलिटी ये है, अच्छा अब यहां पे अगर हम देखें तो ऐसा इन दोनों में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन आपको मिल रहा है अगर आप देखें तो थर्ड, ये आंसर मिल रहा है। अगर हम ये कहें कि ये वाला क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, सो आंसर इज दिस वन। तो थर्ड इज करेक्ट वन, डायरेक्ट एनसीईआरटी से, तो आप लोग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है बार बार। अगला हम क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से देख लीजिए, हमने लिख भी दिया है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये देखो क्वेश्चन कह रहा है केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, ईथर के लिए रिएक्शन उन्होंने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है एराइल ईथर are cleavage the alkyl oxygen bond due to the more stable okay aryl oxygen bond the reaction yield the phenol। देखिए कह रहा है फिनॉल देता है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है फेनिल मेथिल ईथर, ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्या कह रहा है फेनिल, लीजिए हमने फेनिल ले लिया भाई साहब, और कह रहे हैं मेथिल ईथर, हमने फेनिल मेथिल ईथर ले लिया, ठीक, ये भी तो वही है सेम टू सेम। और क्या कहा कि HI के साथ रिएक्शन कराया, HI के साथ रिएक्शन कराया, क्या बनेगा, ये भाई साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फिनॉल बनेगा भाई साहब, और यहाँ दिखा भी रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो दिखा भी रहे हैं कि फिनॉल बन रहा है, तो देख लीजिए क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा जी, फिनॉल बनेगा। और क्या बनेगा भाई, H यहाँ अगर चला गया तो CH3 यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि CH3I बनेगा। आप देख लीजिएगा RX भी बन रहा है, तो आंसर हो गया फिनॉल, सो डी इज करेक्ट आंसर, डायरेक्ट एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको बताना है। बेसिक स्ट्रेंथ, ये वाला जो क्वेश्चन आया है वो है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 13.4 12th की सेकेंड बुक का, और ये लास्ट प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये कह रहा है एनिलीन है, पैरानाइट्रो एनिलीन है एंड टॉलुइडीन है। अगर आप देखें तो एनिलीन है, पैरानाइट्रो एनिलीन है और टॉलुइडीन है।
अरे वाह, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसको कर लोगे तो वो भी, ये भी तो कह रहा है इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। लो जी, इससे ज्यादा एज इट इज क्वेश्चन क्या आ सकता है, देख लेते हैं कैसे करेंगे। हम लोग करेंगे, हमें मालूम है कि NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, NO2 ग्रुप लगाता है -R इफेक्ट। क्या लगाता है? -R, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। CH3 क्या लगाता है? CH3 लगाता है +I इफेक्ट। क्या लगाता है जी? +I इफेक्ट। और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। +I इफेक्ट हमेशा बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, -I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनके पास लॉन पेयर है ना, लॉन पेयर की वजह से ही तो ये बेसिक कैरेक्टर के हैं। तो आप देखिएगा सबसे ज्यादा मोर बेसिक कौन होगा? जहां पे +I इफेक्ट है। उसके बाद बेसिक कौन होगा? उसके बाद होगा जहां पे +I इफेक्ट नहीं है। और सबसे कम कौन होगा? जहां पे -R इफेक्ट लग रहा है। तो सेकंड वाला सबसे कम होगा, सेकंड वाला सबसे कम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा सेकंड वाला सबसे कम, उससे ज्यादा फर्स्ट वाला, और सबसे ज्यादा थर्ड वाला। सो आंसर इज ओनली ए इज करेक्ट आंसर। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। लो जी, ये केमिकल बॉन्डिंग में मोटा मोटा करके लिख दिया है उन्होंने फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक में। ये कह दिया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल हो चाहे आयंस हो, हैव द आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, सेम बॉन्ड ऑर्डर का मतलब आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। तो जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, वो आइडेंटिकल होगा। इन्होंने एग्जांपल भी लिख दिया, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन, CO में कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 14 इलेक्ट्रॉन, और NO+ में नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 8 7 15 और 1 प्लस लगा है, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। एक इन्होंने लिखना भूल गए, वो क्या है? CN-। अगर आप देखें तो कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, 7 और 6 13, एक माइनस लगा, एक और आ गया 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन। ये 14 इलेक्ट्रॉन वाले, इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3, सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा। इसमें देख लेते हैं क्या ये सेम है? बिल्कुल गलत, क्योंकि नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 8 दूनी 16 और एक माइनस लगा 17, गलत हो गया। अगला वाला देखते हैं, कार्बन CO, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, 8 6 14 और NO का 15, गलत, ये भी नहीं होगा। O2 और NO+, ये भी नहीं। ये देखो डायरेक्ट दिख गया एनसीईआरटी से, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, 7 6 13 और -1 लगा, ये हो गया 14। ऐसे ही CO का सीधा सीधा 14, तो देखिए 14 है, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। अगर आप निकालना चाहें तो हमें मालूम है कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इनका ड्रॉ कर सकते हैं दोनों का, और दोनों का देख लीजिएगा यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, अगर आप देख सकते हैं। एमओ डायग्राम भी हम लोग बता सकते हैं, देख लीजिए कि कैसे, सिग्मा 1s 2, सिग्मा एस्ट्रिक 1s 2, सिग्मा 2s 2, सिग्मा एस्ट्रिक 2s 2, और याद रखना 14 इलेक्ट्रॉन है तो पाई 2px 2, 2py 2 और सिग्मा 2pz 2। याद रखना 14 है। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहे दोनों के लिए बॉन्ड ऑर्डर, तो ये हो जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, जिनमें एस्ट्रिक नहीं लगा है वो बॉन्डिंग है, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 बस अपॉन 2, ये आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो दोनों में 3 बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो आंसर तो पहले ही हो चुका, सो आंसर इज डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए बिल्कुल ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से, या आप देख सकते हैं पी ब्लॉक में भी। तो पी ब्लॉक में जहां पे सल्फर हम लोग पढ़ते हैं वहां पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा। कह रहा है नेम द गैस दैट कैन रीडली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन को डीकलराइज कौन करता है? एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी देख लीजिएगा, एनसीईआरटी भाई साहब कहता है, ये कहता है व्हेन मॉइस्ट, क्या कह रहा है? व्हेन मॉइस्ट
सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, करता है। फॉर एग्जाम्पल इट कन्वर्ट आयरन ट्रिपल प्लस आयन टू आयरन डबल प्लस, ये इसको भी रिड्यूस करता है, बड़ी अच्छी बात है। एंड डीकलराइज, ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्या कह रहा है एनसीईआरटी में, एंड डीकलराइजेस एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। लो जी, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो भाई साहब यहां पे इन्होंने रिएक्शन भी लिख दिया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका 8th नंबर, ये आपका 12th की फर्स्ट बुक जब आप पढ़ रहे होंगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, और ये एक्टिनाइड सीरीज का क्वेश्चन है। देख लीजिएगा, लिखा हुआ द रीजन फॉर द ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनॉइड इज एट्रीब्यूटेड टू, देखिए ध्यान दीजिए प्लीज, ये जो वर्ड है अगर कोई कह देगा कि हायर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एट्रीब्यूटेड का मतलब है शो करना, तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी है, इन्होंने लिख दिया एट्रीब्यूटेड टू। अब नीट में थोड़ा तो लेवल होगा ही, लेकिन अगर एनसीईआरटी पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। कैसे देख लेते हैं। एनसीईआरटी कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट, देख लीजिएगा 8th नंबर चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर 12th का फर्स्ट बुक, देख लीजिए लिख दे रहा है देयर इज ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्टिनाइड के लिए बात कर रहा है, देयर इज ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे क्या कह रहा है, द रीजन फॉर द ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो बिल्कुल वही वर्ड, फिर क्या कह रहा है, विच इज इन पार्ट एट्रीब्यूटेड टू, देखो वर्ड भी मिल गया, एट्रीब्यूटेड वर्ड भी मिल गया। ये एनसीईआरटी की खूबसूरती है, ये एनसीईआरटी की खूबसूरती है भाई। फैक्ट दैट, और देखो फैक्ट भी बोल रहा है क्या, 5F 6D एंड 7S लेवल आर कंपरेबल एनर्जी। 5F 6D और 7S का लगभग कंपरेबल एनर्जी होता है, इसीलिए एक्टिनॉइड ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहां पे देख लीजिएगा आंसर डी के लिए 5F 6D एंड 7S लेवल हैविंग कंपरेबल एनर्जी, देख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी की खूबसूरती, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है। ओके, तो आंसर तो हो गया, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ करके बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम बता देते हैं, ये फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट बुक है इक्विलिब्रियम चैप्टर, उसका ये सबसे लास्ट एग्जांपल से थोड़ा सा पहले है, ये इन्होंने बनाया है। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम ऐसे छोड़ देंगे? नहीं, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया गया, Ag आयन का कंसंट्रेशन है ये। तो सबसे पहले क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में हमें निकालना है। तो पहले हम इसको आयनाइज करें, कैसे, Ag2C2O4 एक्वस मीडियम में लेंगे तभी आयनाइज करेगा, और ये आयनाइज कर देंगे 2Ag प्लस एक्वस एंड प्लस का हो जाएगा, या प्लस का कर दे यहां पे हम C2O4 डबल माइनस एक्वस, चलिए एक्वस कर दिया हमने। अब हम कर दें यहां पे सॉल्युबिलिटी 2S है और यहां पे सॉल्युबिलिटी S है। KSP अगर हम निकालना चाहें, क्योंकि पूछ क्या रहा है और KSP पूछ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2S का स्क्वायर इंटू S, और ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो 4S का स्क्वायर इंटू S, और ये हो जाएगा 4S का क्यूब। अच्छी बात है। अब यहां पे जो दिया गया है वो Ag का कंसंट्रेशन दे दिया, मतलब क्या दिया है इधर देख लेते हैं। हमें मालूम है कि Ag कितना है 2S, तो 2S बराबर इन्होंने क्या दे रखा है 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 मोल पर लीटर। चलिए हम लोग मोल पर लीटर लिख लेते हैं, बराबर है। यस का मान हम यहां से निकालते हैं, यस का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 और जो भी है मोल पर लीटर, ओके, अपॉन 2, इससे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1.1। तो यस का वैल्यू आ गया 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, जो भी है मोल पर लीटर जो भी है वो लिख लें।
यस का वैल्यू आ गया, अब यहाँ पे यस का वैल्यू रखते हैं, सॉल्व कर लें तो कैसे आ जाएगा 4 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 10 टू द पावर, जब क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12 और मोल पर लीटर। ओके, मोल पर लीटर। इसको सॉल्व कर लें तो 4 इंटू 11 करेंगे 121 लिख लें और 2 डिजिट बाद पॉइंट, फिर 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 और ये यूनिट यहाँ पे लिखा रहेगा। ओके, इसको सॉल्व कर लें, 11 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 11 का मल्टीप्लिकेशन करें, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23 और 11 एकम 11, 2 13। पॉइंट कितने डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगना है तो लगा दीजिए यहाँ पे, इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, सॉरी माइनस का 12। ओके, मोलर लिख दें, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 3 12, हासिल 1, 4 3 12 1 13, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और पॉइंट लगाना इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये तो आ गया आंसर। तो आंसर तो इसमें फिर यही है, ए इज करेक्ट आंसर। तो ए वाला जो आंसर है यही आपका सही आंसर, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है और बीच की लाइन में छुपा हुआ क्वेश्चन था, हमने ढूंढ के निकाल दिया उसमें से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कहां से है, ये हाइड्रोकार्बन जब आप पढ़ेंगे एल्केन एल्कीन एल्काइन, और एल्केन में ये क्वेश्चन दिया गया, जबकि ये क्वेश्चन आपका आइसोमेरिज्म का है, लेकिन आइसोमेरिज्म का जिक्र उससे पहले वाले चैप्टर में, लेकिन जो क्वेश्चन इसका जिक्र वहां पे उन्होंने किया है और कंफर्मेशन आइसोमर बनाया भी है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ एथेन, कंफर्मेशन एथेन के रेस्पेक्ट में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। याद रखिएगा ट्रू कौन है। एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी कहता है कि जब हम एथेन का कंफर्मेशन देखते हैं, देखो कंफर्मेशन हम निकालते हैं तो क्या होता है, एक लाइन लिखी हुई है, कहां लिखी है, लाइन लिखी हुई है, ये देखो, द बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम। एथेन के कंफर्मेशन में याद रखिएगा बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों सेम रहती है एथेन के कंफर्मेशन में। इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन है, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। डायरेक्ट एनसीईआरटी से, किसी के नोट से नहीं, किसी से कुछ, डायरेक्ट एनसीईआरटी एज इट इज। ओके, तो आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। ये क्वेश्चन के देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, एनसीईआरटी से है लेकिन उसका एप्लीकेशन है। चलिए हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से, बड़ी आराम से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा प्लीज, ये जो लिखा हुआ है या यहीं पे हम बता देते हैं, चलिए इसको हम बता देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्या करेगा, हमें मालूम है कि Na जो है NaNH2 इस Br को हटा देगा और निकल जाएगा NaBr। क्या निकल जाएगा, NaBr, और NH2 क्या करेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये कुछ बनेगा कुछ ऐसा, OCH3 एंड NH2। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो आंसर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इसका एक दूसरा पाथ भी है, दूसरा पाथ जो है वो है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, और हमने क्लास में पढ़ाया भी है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ये भी आंसर है, लेकिन यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट, जब एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो आर्थो और दूसरा बनेगा पैरा, एक तो बनेगा आर्थो और दूसरा बनेगा पैरा, तो ये भी हो जाएगा। तो अगर हम देखें ओवरऑल एक पाथ से तो ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू NH2 और मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, और जब एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन देखेंगे तो आर्थो और आपका पैरा में ये मेटा यहां पर भी जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग मेटा प्रोडक्ट ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी है। सो मेरा जो मानना है और एनटीए भी कहता है कि ओनली दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो भाई बायो का
इसमें आंसर है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो दिया गया है वो इसका आंसर नहीं माना गया और कहीं ना कहीं छुपा रखा होगा। इसको देख लेते हैं। ये अगर हम देखें तो क्वेश्चन ये आपका दिया गया है जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं कार्बन फैमिली में, और वैसे जो ये क्वेश्चन माना जाएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए माना जाता है और ये आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से समझा जाएगा। कह रहा है कि फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सिंक क्या है। सिंक का मतलब है कि कोई भी चीज उसमें जाके अटैच हो जाए। तो देखिए दो आंसर इसमें हो सकते हैं, एक तो हीमोग्लोबिन और दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन द सॉइल। अब एनसीईआरटी में जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं कार्बन फैमिली में फर्स्ट ईयर का सेकेंड बुक में, तो वहां पे हीमोग्लोबिन के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाएगा तो बना लेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन समझना प्लीज। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपेयर में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपेयर में ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड है वो 300 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। बोलो जी, इसका मतलब कहीं पर भी अगर हीमोग्लोबिन मिल गया भर से रिएक्शन करके वो जोड़ लेगा, क्योंकि अगर आप इसको कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से भी 300 गुना, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा 300 और मोर टाइम्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो काफी हार्मफुल तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन बायो में ये समझाया जाता है, शायद सर ने बताया भी होगा आपको और बताते भी हैं सर, तो इनसे हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया, तो सर ने कहा कि नहीं, जो आंसर इसमें होगा वो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। अच्छा, ये आंसर क्यों होगा? आंसर एनसीईआरटी में तो ये भी दिया और ये तो कहीं दिया भी नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन कहीं ना कहीं दिया है। ये जो एक्चुअली बायो की एनसीईआरटी में इसका आंसर मिलता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि सिंक का काम होता है कि अनवांटेड मटेरियल को हम डिस्पोजल में डाल दें और उसको बंद कर दें और हमें हानि ना पहुंचाए। लेकिन यहां तो हानि पहुंचा रहा ना, अगर जुड़ गया तो फिर ऑक्सीजन ही नहीं जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं, मर जाएगा इंसान, खत्म हो जाएगा। तो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंजप्शन बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए आंसर आपका होगा ये, ना कि सो एनटीए ने भी आंसर यही माना गया है। तो बायोलॉजी वाले सर से थोड़ी सी मैंने सहायता लेके इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी से। ये क्या कह रहा है कि विच पेयर्स ऑफ आयंस बोथ स्पीसीज कंटेंट एस बॉन्ड। सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड किसमें होगा? ये जरूरी नहीं कि सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, मतलब एस के बीच में बॉन्ड की बात कर रहा है। ओके, यहां पे एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है H2S2O7। क्या दे रहा है? H2, ये स्ट्रक्चर है H2S2O7। अगर हम इसको हटा दें, तो यहां पे डबल माइनस लग जाएगा। मतलब यहां से अगर हम H हटा दें, तो देखिए क्या सल्फर और सल्फर के बीच में कोई बॉन्ड है? नहीं, बीच में ऑक्सीजन है। मतलब जहां पे H2O7 होगा वहां पे SS के बीच में बॉन्ड नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान बनाया है एनसीईआरटी, एनटीए ने, सीबीएसई ने। कैसे? यहां पे इन्होंने लिख दिया कि जहां पे H2O7 हो, कह रहा ना बोथ स्पीसीज में होना चाहिए, तो जहां पे H2O7 दिख जाए वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो यहां H2O7 दिखा, क्योंकि यहां पे SS के बीच में बॉन्ड नहीं है। जब नहीं है तो H2O7 जहां पे है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। H2O7 वो आंसर हो ही नहीं सकता, H2O7 वो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर कौन बचा? एक, ओनली सी। लेकिन इनका स्ट्रक्चर भी हम लोग बना के देखेंगे, कैसे देख लेते हैं। ये कह रहा है S4O6 डबल माइनस, तो देख लीजिएगा, दिस वन इज जस्ट लाइक दिस वन, ये स्ट्रक्चर है, और दूसरा है H2O3 थायोसल्फेट, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, तो यहां पे भी SS बॉन्ड है और यहां पे भी SS, देखिए ढेर सारे बॉन्ड हैं। सो आंसर आपका हो गया सी इज करेक्ट आंसर, डायरेक्ट एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है 14 नंबर, बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्या कह रहा है, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रेस्पेक्ट टू दिस। ओके, MnCN का होल 6 ट्रिपल माइनस चार्ज। ओके, क्या इसमें सही है? तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन दो टाइप का हो सकता है, sp3 d2 हो सकता है और d2 sp3 हो सकता है। इनका हम डिटेल पढ़ाए हैं और पढ़ाते भी हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। अगर Cn देख लेते हैं, जहां पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब D बाहर से जुड़ेगा, इसका मतलब है वो लिगेंड जनरली ध्यान रखना, जनरली वीक फील्ड होना चाहिए, तब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर अंदर से T पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा होगा। Cn देख लीजिएगा, Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जाहिर सी बात हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2 sp3 होगा। और ऑक्टाहेड्रल तो दोनों में ही बनाना। तो देख लीजिए आंसर कैसा, ये dsp2 बिल्कुल गलत, sp3d2 नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, sp3d2 बिल्कुल नहीं, d2 sp3 हाँ ये हो जाएगा क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ऑक्टाहेड्रल। सो आंसर इज डी इज करेक्ट वन। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है, देख लीजिए, लिखा हुआ है, देखना, MnCN का होल 6 ट्रिपल माइनस एंड FeCN का होल 6 ट्रिपल माइनस और C2O4 का ट्रिपल माइनस आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग, कह रहा है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कह रहा है जी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज करेक्ट आंसर। सो डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है लास्ट, और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे होते हैं और वहां पे जो एलिमेंट्री रिएक्शन बताई गई है, डायरेक्ट वहीं से उन्होंने क्वेश्चन उठा, सॉरी ये तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, और इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन उन्होंने काफी इस टाइप की प्रॉब्लम एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दी गई है। टाइम थोड़ा सा नहीं था इसलिए मैं उसको नहीं बता पाया। चलिए मैं इसको करके सॉल्व कर देता हूँ, देख लीजिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, हमें मालूम है कि NH2 इधर है। सबसे पहले इन तीन रिएक्शन की सहायता से हमें इस रिएक्शन के बारे में K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है पहली बार। तो देख लेते हैं कैसे। हमें अब इनकी सहायता से क्या करना है, देखना, सबसे पहले NH3 इधर दिया गया है और 2NH3 इधर है, और इधर रिएक्टेंट साइड में जाहिर साथ इसको पलटेंगे। जब पलटेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देख लीजिएगा, 2NH3 रिवर्सिबल विथ N2 प्लस 3H2, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/K1। क्यों, क्योंकि इसको पलटेंगे तो K1 को 1/K1 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि NO 2NO इधर ही है और यहां पर भी 2NO इधर ही है। इसका मतलब ये वाला रिएक्शन एज इट इज रहेगा, मतलब N2 प्लस O2 रिवर्सिबल विथ 2NO, और इसके लिए जो वैल्यू है वो है K2। अच्छी बात है। फिर क्या कह रहे हैं भाई साहब, कि ये कह रहे हैं कि H2O इधर ही रहेगा, H2O इधर ही है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम इस रिएक्शन में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 3H2 प्लस 3/2O2 रिवर्सिबल विथ, इन्होंने वैसे लिख दिया, रिवर्सिबल लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिखा, चलिए मैं भी कर लेता हूँ रिवर्सिबल, शायद मिसप्रिंट हो गया, और H2O और यहाँ पे 3H2O। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा K3 का क्यूब, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इनको मिक्स कर दें तो ये हो जाएगा 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 का क्यूब बराबर K। तो K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा K2 K3
का क्यूब अपॉन K1। तो आंसर आपका हो जाएगा K2 K3 का क्यूब अपॉन K1। थर्ड इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका था आज का 2017 के 15 क्वेश्चन का डिस्कशन। नेक्स्ट डे आपको फिर से हम मिलेंगे, तब तक आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और फन एंजॉय करिए। और आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग लगातार पढ़िए और एनसीईआरटी लगातार करते रहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। डायरेक्ट इस बार भी लगातार एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पेपर डिसाइड किया जाता है, उसी से डायरेक्ट रखा जाता है, चाहे वो 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, जितने भी आने वाले एग्जाम है सब में एनसीईआरटी आता है। और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आप संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। ओके।